करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारे पास 4 पार्ट्स है। एक तो होता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक होता है क्रेडिट पॉलिसी, डेटर मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक कैश मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि हमारे वर्किंग कैपिटल में 4 पार्ट्स होते हैं। वर्किंग कैपिटल, पहला पार्ट होता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट पॉलिसी और डेटर मैनेजमेंट। तीसरा पार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें एक और पार्ट होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। एक फोर्थ पार्ट होता है कैश मैनेजमेंट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को कंप्लीट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 2 टाइप की कैपिटल की आवश्यकता होती है। एक तो होता है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के लिए क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, दूसरी आपको प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे आपकी फिक्स एसेट्स है। इसके बिना बिजनेस को तो स्टार्ट किए नहीं। दिस इज योर फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन ये है, क्या ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अपने आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? तो नहीं, ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अपने आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक दूसरी कैपिटल की आवश्यकता होती है। वह होता है साउंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिना किसी खींचतान का एक कैपिटल की आवश्यकता होती है। एक कैपिटल की आवश्यकता होती है, उस कैपिटल को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल। अब देखिएगा, वर्किंग कैपिटल के रूप में हमारे पास क्या होता है? कैश होता है। इस कैश से क्या करते हैं हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल को स्टॉक करते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं। तो मटेरियल को स्टॉक करने के लिए आपको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। अब वह जो पैसे की आवश्यकता होती है उसको एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट कहा जाता है। अब कहिएगा क्यों पैसे की आवश्यकता होती है? अब देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन साल में एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल करती है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो साल में कोई कंपनी 12 लाख की रॉ मटेरियल परचेज करती है। साल में 12 लाख की रॉ मटेरियल परचेज करती है और कंज्यूम करती है। अब क्वेश्चन है कि क्या ईच डे मटेरियल परचेज करेगी कंपनी और ईच डे खर्च करेगी? तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। मटेरियल पहले परचेज कर लिया जाता है, परचेज करके स्टॉक में हमेशा कुछ दिनों के लिए मटेरियल रखा जाता है, फिर उसकी कंजम्पशन करते हैं। तो मान लो हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि ईच पीरियड में कंपनी हमेशा क्या करती है, हर एक पीरियड में
1 मंथ का रॉ मटेरियल कंपनी रखना चाहती है। 1 मंथ का रॉ मटेरियल कंपनी क्या करना चाहती है, हर एक पीरियड में स्टॉक में रखना चाहती है। ईच एंड एवरी पीरियड में कंपनी 1 मंथ का रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना चाहती है। भाई क्यों रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना चाहेगी, क्यों? तो उसका रीजन क्या होता है कि मटेरियल परचेज करने में, मटेरियल को सप्लाई करने में, या कोई मटेरियल नहीं मिल पाया उसके लिए कंपनी सेफ्टी के लिए 1 मंथ का रॉ मटेरियल परचेज हमेशा परचेज करके अपनी स्टॉक में रखती है कंपनी। अब देखिए, हमारे पास 12 लाख की टोटल रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1 मंथ के रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा का खर्च होगा, 1 मंथ की रॉ मटेरियल के कितना पैसे का खर्च होगा। तो 12 लाख की टोटल रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें हम डिवाइड करेंगे 12 से, 1 मंथ के लिए ₹1 लाख चाहिए। क्यों 1 लाख रुपया चाहिए? कि मटेरियल को स्टॉक करने के लिए, मटेरियल को स्टॉक करने के लिए, क्योंकि परचेज मैनेजर को भी मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत सारी सप्लायर से डिस्कशन करनी होती है। जो सप्लायर आपका पैसा कम पैसे में मटेरियल सप्लाई करता है, इस सप्लायर से क्या करते हैं, मटेरियल को परचेज करते हैं। तो सबसे पहला वर्क ये है कि मटेरियल को स्टॉक करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और उस पैसे को क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब आपको क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जहाँ पे होता है, वहां पे भी, जहाँ पे प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे भी कुछ ना कुछ मटेरियल को हमें स्टॉक हो रहता है। वहां पे लेबर काम करता है तो लेबर के लिए भी पैसा रखा जाता है। वहां पे ओवरहेड काम करता है, ओवरहेड सप्लायर सुपरवाइजर जैसे होता है, वहां पे भी आपको खर्च होती है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहां पे मटेरियल को यूज किया जाता है। मटेरियल को कौन यूज करता है, लेबर यूज करता है। और सुपरवाइजर उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि उसका कैसा काम कर रहा है, काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको सुपरवाइजर कहा जाता है। तो मटेरियल आपका यूज होता है, लेबर उसको यूज करके प्रोडक्ट बनाता है, सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है। तो लेबर का खर्च, सुपरवाइजर जो है ओवरहेड का खर्च है, और मटेरियल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा खर्च होगा, वह आपका होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस दूसरा आपका होता है वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा आपके पास क्या होता है, हमेशा कोई ना, हर एक प्रोडक्शन यूनिट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके ईच एंड एवरी मोमेंट में अपनी स्टॉक में गुड्स रखना चाहती है। हर एक प्रोडक्शन यूनिट ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके अपनी स्टॉक में मटेरियल रखना चाहती है। उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई परचेजर आपसे परचेज करने आया, कोई गुड्स आपके पास स्टॉक में नहीं है, आप उसको कहेंगे बेटा तुम रुको, मैं उस गुड्स को जाता हूँ और बना कर लेकर आता हूँ, और बना कर लेकर आ गए तो मैं तुमको गुड्स दूंगा। तो क्या उस कस्टमर के पास टाइम है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके तब तक रहेंगे, तब तक आपका इंतजार करेगा? नहीं, नहीं इंतजार कर सकते। वो आपके कॉम्पिटिटर से कहीं दूसरी जगह से वो परचेज कर लेगा। तो इसीलिए ईच एंड एवरी मोमेंट में आपके पास हमेशा फिनिश गुड्स के स्टॉक होता है। तो इसके लिए भी आपको स्टॉक करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब दूसरा होता है डेटर। क्या डेटर्स के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है कि नहीं है? तो आप जो गुड्स को सेल करेंगे, आपकी कॉम्पिटिटर क्रेडिट पे सेल कर रहा है, लेकिन आप जिद किए हुए कि नहीं जी हम तो करेंगे आपको कैश पे, तो आपसे कोई नहीं परचेज करेगा, आपकी कॉम्पिटिटर को गुड्स परचेज करेगा। तो उस कॉम्पिटिटर से परचेज करेगा तो उसको हम कहते हैं डेटर्स। तो ये भी आपका जो खर्च है, तो ये भी खर्च आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दैट इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो ये आपका खर्च जो है, यहाँ पे डेटर कुछ दिन बाद पैसा देगा। तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल फॉर साउंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। फिक्स एसेट्स के अलावा उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, एज अ वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। दैट कैपिटल इज सेड टू बी द वर्किंग कैपिटल। दैट इज फॉर प्रॉपर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टाइम टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, appropriate stock of finished goods, time gap between cash received to the customers,
एंड सेल्स रेवेन्यू, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसको क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लिखते हैं व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल it is a capital which is used for sound operation of the business. That is, it is used for appropriate stock of raw material to meet the expenditure of work in progress. Proper stock of finished goods to meet the expenditure to meet the expenditure of time gap between credit sales and cash collection from the customer कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। ये सारे के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। दिस इज द वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल फॉर द साउंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अच्छे से बिजनेस करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, बिना खींचतान का बिजनेस करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। लाइक एप्रोप्रिएट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, expenditure to meet the production process, that is work in progress, proper stock of finished goods। हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो कस्टमर जब तक पैसा नहीं देगा तब तक की खर्च के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है कि नहीं। तो ये सारे के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला तो कंसेप्ट ये था कि वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट, व्हाट इज अ वर्किंग कैपिटल। दिस इज योर कंसेप्ट नंबर 1। अब हम कंसेप्ट सेकंड पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का टाइप देखिए, वर्किंग कैपिटल there are two types of working capital. There are two types of working capital. एक तो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। तो भाई साहब जितने भी आपका करंट एसेट्स होता है उस सारे को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है।
नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को जब माइनस कर देते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। अब यहां पे लिखिए ऑल करंट एसेट्स आर said to be gross working capital। वर्किंग कैपिटल ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। सारे की सारी करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ऑल करंट एसेट्स आर सेड टू बी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आपका होता है नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल when current liability is subtracted from current total current assets, then it is said to be net working capital। The difference of total current liability, the difference of total current assets and current liability is said to be net working capital। तो नेट वर्किंग कैपिटल का हमारे पास डिफिनेशन क्या हो जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब एक और होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है। तो देखिए सीजनल टाइप के बिजनेस में यहाँ पे यूज होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, और डिमांड घट गया तो वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। तो डिमांड के बेसिस पे जब वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं? टोटल वर्किंग कैपिटल और टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है ना? तो डिमांड के अनुसार वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज जो किया जाता है उसको टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, और जो ईच एंड एवरी मोमेंट में आपके पास वर्किंग कैपिटल होता है उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 में आता है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे सप्लाई आपको सीजनल टाइप के बिजनेस के लिए, एक होता है परमानेंट वर्किंग, इसको कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एक तो होता है आपका एक ऐसा जो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इंक्रीज करता रहता है, इसको कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, the working capital which is same at each and every moment is said to be permanent working capital। The working capital which is the same each and every moment is said to be permanent working capital। वर्किंग कैपिटल, अब जो वर्किंग कैपिटल टेम्पोररी डिमांड के अनुसार इंक्रीज डिक्रीज करता है उसको टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। द वर्किंग कैपिटल which is change
एज पर प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, is said to be temporary working capital. उसको कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। देखिए, तो ये टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल हो गया जो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक आपको मैं बताता हूं कॉस्ट शीट का यूज होता है इसमें, कॉस्ट शीट का, उस कॉस्ट शीट का हम बताएंगे। उसके पहले मैं बता रहा हूं फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल, फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल, format of estimating net working capital. What is the format of estimating net working capital? सबसे पहला क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल को पूरे साल में कितना यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई 12 इंटू पीरियड। दो महीने का है, 2 महीना रखेंगे। फिर होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस में 3 अलग अलग निकालेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जब भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है तो तीनों यूज होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तीनों को करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ। फिर यहाँ पे हो जाता है डेटर्स, डेटर में जो खर्च लगेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। डेटर के बाद हमारे पास जाता है कैश या एडवांस पेमेंट। एडवांस में जो आपने पेमेंट किया हुआ है वो आपका आ जाएगा। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक आपके पास आ जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टोटल करंट एसेट्स। इसको क्या कहते हैं, टोटल करंट एसेट्स कहा जाता है, टोटल करंट एसेट्स। दिस इज टोटल करंट एसेट्स, ये हमारी टोटल करंट एसेट्स। अब ये टोटल करंट एसेट्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ आपका टोटल करंट एसेट्स आ गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आ गया। अब करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या होता है, क्रेडिटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लेबर, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, एडवांस रिसीव्ड, ये सारे यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी।
टोटल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को बी मान लीजिए, ठीक है। ये अब आपका यहाँ पे होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी दैट इक्वल टू ए माइनस बी। ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कंपनी कोई कंटीजेंसी रखती है, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, आपका कोई ऐसा खर्च जो अपनी सेफ्टी के लिए आप रख रहे हैं, इसके अलावा भी आपके ने कुछ पैसा रखा। सपोज कीजिए ये आपने सोचा था 20 लाख, ये आपने सोचा था 8 लाख, तो यहाँ पे 12 लाख हो गया। अब आपने सोचा हो सकता है कि 10% का वेरिएशन और भी आवश्यकता हो सकती है, तो उसको हम सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी के नाम से देते हैं। तो एड सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी 10%, तो 1,20,000 ये हो गया, 1,20,000 ये हो गया, 1,20,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको कितनी की आवश्यकता हो जाएगी, 13,20,000 नेट वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता आपके पास हो जाएगी, 13,20,000 नेट वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट में के बेसिस पे मैं सारी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अब देखिए, हमारी कॉस्ट शीट की आवश्यकता होती है वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए, कॉस्ट शीट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो कॉस्ट शीट की आवश्यकता होती है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट 4 था। कंसेप्ट 4 था ये। इसमें अब कंसेप्ट नंबर 5, नंबर 5 में आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, उस फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसका यूज मैं बार बार करूंगा। अब देखिए, हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब देखिए, हमारे पास मानो 5 लाख की रॉ मटेरियल ओपनिंग थी, रॉ मटेरियल परचेज, हमने रॉ मटेरियल कुछ परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया 20 लाख की, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दिस इज सेड टू बी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यूज के लिए, यूज के लिए कितनी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, 25 लाख का रॉ मटेरियल हमारे पास यूज है, ये प्लस कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमने 6 लाख का रॉ मटेरियल यूज ही नहीं किया, जब 6 लाख का रॉ मटेरियल नहीं यूज किया तो ये हमारे पास रह गया अभी भी, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज सेड टू बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाता है, दिस इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम, दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। 19 लाख आपके पास रॉ मटेरियल की कंजम्पशन हो जाएगी, 19 लाख रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एड डायरेक्ट वेजेज,
डायरेक्ट वेजेज हम ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, दिस इज प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट से आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा प्राइम कॉस्ट यहाँ पे आ गया। प्राइम कॉस्ट से आगे बढ़ने के बाद हम इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको हम वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे, और इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। इसके बाद हम प्लस करते हैं, अब प्लस क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब यहां पे हमारे पास होता है सेल्स रिवेन्यू, दिस इज योर सेल्स रिवेन्यू, इस दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, दिस इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कॉस्ट शीट बनता है। अब इस कॉस्ट शीट के बेसिस पे मैं एक एक कंसेप्ट आपको करके मैं समझाऊंगा कि वो जो फैक्ट्री, जो मैंने वर्क शीट, जो वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए मैं जो फॉर्मेट बनाई थी उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 5 फॉर्मेट ऑफ वर्क। अब कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 देखिए, इस कंसेप्ट में हम कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज calculated on consumption of raw material, consumption of raw material। जो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन किया जाता है, जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो लिखी है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो साल में जितनी रॉ मटेरियल कंजम्पशन होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है। और रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकाली जाती है, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऐसे निकालने के लिए मैंने आपको बताई थी फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल फॉर कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 7, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के जैसे आपको सेकंड में क्या है, आपके पास यहाँ पे सेकंड में है आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस निकालने की तरीका कैसे होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए 3 इंफॉर्मेशन दिया रहता है और उस 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करेंगे। अब तीनों इंफॉर्मेशन जब दिया रहेगा उस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, to calculate work in progress, to calculate work in progress, work in progress, there are 3 informations are given, 3 information are given. To calculate work in progress there are 3 informations are given. सबसे पहला इंफॉर्मेशन 1, वर्क इन प्रोग्रेस टू मंथ। उन्होंने कहा कि सर वर्क इन प्रोग्रेस 2 मंथ है। अब इसमें क्या क्या यूज होता है भाई साहब, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपका मटेरियल होता है, तो मटेरियल को डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कर देंगे। लेबर होता है, लेबर को डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कर देंगे। ओवरहेड होता है, ओवरहेड को डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कर देंगे। लेकिन एक एजम्पशंस होती है कि लेबर एक ऐसा पर्सन है जब उसको 100% पैसा पेमेंट कर देंगे तो लेबर का जहां पे डिमांड ज्यादा, जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा वहां वो चला जाए। इसीलिए एक कंपनी की एजम्पशंस होती है कि लेबर और ओवरहेड को 100% पेमेंट नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि लेबर को 100% आप पेमेंट करोगे तो फ्री हो जाएगा और आपसे ज्यादा कहीं पे पैसा मिलेगा 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपका काम छोड़कर उसका काम करना शुरू कर देगा। दैट्स वाई लेबर एंड ओवरहेड्स आर ओनली पेड 50%। जहां पे ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा कि कितना पेमेंट किया जा रहा है, वहां पे एजम्पशन लेंगे कि लेबर एंड ओवरहेड्स आर ओनली पेड 50%, लेबर एंड ओवरहेड्स आर नेवर पेड 100%। तो दैट वाइज 0.5 और 0.5 लगाएंगे। ये एजम्पशंस है, एजम्पशंस है। इस एजम्पशंस को हम लिखा देते हैं एजम्पशन। यहाँ पे ओनली 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स आर पेड। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो, इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना दिया है, इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है तब ऐसे लिखेंगे, एजम्पशन है। अब देखिए दूसरी बात है, क्या कितनी दूसरी बात है, देखिए इंफॉर्मेशन नंबर 2, सेकंड, टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस, टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, देखिए सेकंड इंफॉर्मेशन में होता है
वर्क इन प्रोग्रेस 2 months, work in progress 2 months, work in progress 2 months, 60% completion stage. Stage 60% completion stage। इसका मतलब हुआ कि 60% कंप्लीट काम हो गया, उसके बाद आपका काम कंटिन्यू नहीं है। तो हमारी एजम्पशन ये होती है कि 60% आपकी मटेरियल भी लग गई, 60% आपका लेबर भी लग गया। उस समय लेबर को 60% पेमेंट देकर कहेंगे कि भाई साहब जाइए, जब फिर काम शुरू करेंगे तो मैं आ पाएंगे। 60% मटेरियल भी लग गया, 60% लेबर भी लग गया, 60% ओवरहेड भी लग गया। जब भी आपको पहली आपका ये वाला इंफॉर्मेशन आपको दिया हो 60% कंप्लीशन स्टेज, जब भी ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो उस केस में मटेरियल को भी 60%, लेबर को भी 60%, ओवरहेड को भी 60% हम लेंगे। तो हम इस केस में वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मटेरियल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ये आपका बी नंबर इंफॉर्मेशन है। लेबर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ओवरहेड डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। यहाँ पे भी 0.60, यहाँ पे भी 0.60, यहाँ पे भी 0.60। अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.60, ये तो तीनों में है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 0.60। तो ये भी एक आपका तरीका हो गया कि हम तीनों को ऐड कर दें और ऐसे कर दें। तो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है, थर्ड इंफॉर्मेशन ये दैट इज द एज्यूम टू बी सी। इंफॉर्मेशन नंबर information to calculate work in progress। थर्ड इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस। इस इंफॉर्मेशन को देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कह सकते, पर्टिकुलर पॉइंट पे कहेगा वर्क इन प्रोग्रेस 2 month ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोग्रेस 2 months ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस 2 month ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड को अलग नहीं करना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस हम लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस हम क्या लिखेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 लिख देंगे, बस इतना लिखेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 लिख दिया। और इंफॉर्मेशन ऐसे भी आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस 2 months ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस केस में हम वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस
वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। मटेरियल लेबर ओवरहेड को अलग अलग इन्फॉर्मेशन में नहीं देंगे, तो या तो इस तरह इन्फॉर्मेशन रहेगा या तो फैक्ट्री कॉस्ट पे रहेगा। तो देयर आर 3 इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस। 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दिया रहता है वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। पहली इंफॉर्मेशन वर्क इन प्रोग्रेस 2 मंथ डायरेक्ट, इसमें मटेरियल को 2 महीने के लिए है, लेबर ओवरहेड को 2 महीने का तो लेंगे, लेकिन 50% एजम्पशंस है उसको ऐसे कर। अगर 60% कंप्लीशन स्टेज होगा सेकेंड इंफॉर्मेशन में, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों 60% लेंगे। और तीसरा इंफॉर्मेशन कैसे रहता है कैलकुलेट करने का, वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने का, इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी रहती है। या तो फैक्ट्री कॉस्ट पे कहेगा तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालेंगे। क्लियर है? तो ये 3 इंफॉर्मेशन दिया रहता है फैक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने। अब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने का 3 इंफॉर्मेशन होता है। अब इसके बेसिस पे मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद अब हमारे पास आ जाता है फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन किस पे करते हैं। तो फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन जो करते हैं हम, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन देखिएगा किस पे करेंगे वो देख लीजिए आप। जो फॉर्मेट है हमारी देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया जाता है। तो फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। फिनिश गुड्स को कैलकुलेशन किस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया जाता है। डेटर की कैलकुलेशन जो होता है, डेटर की कैलकुलेशन जो होता है आपका, डेटर की कैलकुलेशन हम 2 तरीके से करते हैं। या तो कॉस्ट ऑफ सेल पे करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे करेंगे डेटर की कैलकुलेशन। डेटा की कैलकुलेशन या तो कॉस्ट ऑफ सेल पे करेंगे या तो सेल्स रिवेन्यू। तो 2 तरीके से वर्किंग कैपिटल बनाई जाती है, कैश कॉस्ट बेसिस पे, कैश कॉस्ट बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ सेल पे करते हैं, और टोटल कॉस्ट बेसिस पे सेल्स रिवेन्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है? तो फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन किस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया जाता है। डेटा की कैलकुलेशन 2 तरीके से की जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आगे मैं लिख रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहला यहाँ कंसेप्ट जो भी हो लिख लीजिए। कंसेप्ट नंबर आई थिंक 7 होना चाहिए। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स is calculated on stock of finish, cost of production, cost of production, cost of production। ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 8, कंसेप्ट नंबर 8 को देखिए आप अच्छे से समझिए। 2 तरीके से वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट किया जाता है। देयर आर 2 वे ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। देयर आर 2 वे ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। एक तो आपका पास होता है कैश कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट बेसिस। एक आपके पास होता है टोटल कॉस्ट बेसिस। तो व्हाट इज द कैश कॉस्ट बेसिस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट बेसिस, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल,
सर मैंने कहा कि दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस। यहाँ पे मैंने लिखा कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट किया जाता है टोटल कॉस्ट बेसिस। एक तो कैश कॉस्ट बेसिस होता है, एक टोटल कॉस्ट बेसिस होता है। कैश कॉस्ट बेसिस, टोटल कॉस्ट बेसिस। अब सर देखिए कैश कॉस्ट बेसिस क्या होगा। कैश कॉस्ट बेसिस में डेप्रिसिएशन इज अ नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर। Depreciation is not a cash expenditure. That's why depreciation is ignored. Depreciation जहाँ पे लिखा होगा उसको इग्नोर, depreciation is ignored. Depreciation को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, depreciation is not ignored. Depreciation को हम कंसीडर करते हैं, depreciation is नॉट इग्नोर्ड। डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे टोटल कॉस्ट बेसिस में। कैश कॉस्ट बेसिस में डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट नहीं होता, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, डेटर्स इज कैलकुलेटेड debtors is calculated on cost of sale. Debtors is calculated on cost of sale. इसकी लॉजिक बहुत अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम प्रॉपर काम करने के लिए कितना पैसा इंट्रोड्यूस करें। अब प्रोडक्ट को बनाते बनाते हमें कितना पैसा लगता है, कॉस्ट ऑफ सेल तक लगता है। उसके बाद प्रॉफिट आ जाता है, तो प्रॉफिट तो हमारी वर्किंग के कारण हमारी प्रॉफिट होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट का तो पार्ट नहीं होता है। तो हमें कितना पैसा है जो वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डेटर तक कितना पैसा मेरा लगा, तो डेटर तक कितना पैसा लगा, सेल करते करते जितना खर्च लगेगा उसको कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। तो वहां तक तो डेटर का पैसा लगा ना, तो वहां तक डेटर का पैसा लगा, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल तक ही लगना चाहिए। प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल तक यहाँ पे लगाई जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे की जाती है। डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन ये वाला जो कहता है टोटल कॉस्ट बेसिस, क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करो। टोटल कॉस्ट बेसिस क्या समझते, टोटल कॉस्ट क्या कहता है, टोटल कॉस्ट बेसिस क्या कहता है उसको समझने की कोशिश। जब लेबर काम करता है उसको आप वेजेस देते हो, सुपरवाइजर काम करता है, क्लर्क काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम करता है, उसको सैलरी देते हो। जब कोई सेल्समैन काम करता है उसको सेल्स कमीशन देते हो। जो ओनर है कंपनी का, वो पूरे दिन सुबह शाम रात दिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उसको जो मिलता है उसका नाम, जो उसका वेजेस जो है, उसका सैलरी जो है, वो उसका नाम क्या था, प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ओनर होता है पूरी दिन रात काम करता रहता है, और उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। जो पूरी टाइम ओनर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, पूरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनर काम करता है, उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए प्रॉफिट को भी हम इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे डेटर की कैलकुलेशन आपको क्या कहा जाएगा, डेटर की कैलकुलेशन हम किस पे लेंगे बताइए। डेटर की कैलकुलेशन यहाँ पे डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। अब देखिएगा
ओवरहेड का कॉस्ट कैसे लिखा जाता है? ओवरहेड देखिएगा, मान लिया जाए हम प्रोडक्शन यूनिट कितने कर रहे हैं, 10,000। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग ₹10 पर यूनिट एज अ डेप्रेसिएशन 50। तो ओवरहेड को कॉस्ट दो तरीके से लिया जाता है। ओवरहेड एक बार 10,000 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख हो गया। ओवरहेड की दूसरे कैलकुलेशन में क्या करेंगे? ओवरहेड 10,000 को 50 माइनस 10 डेप्रेसिएशन को इग्नोर किया गया, यहाँ पे 10 डेप्रेसिएशन को इग्नोर किया गया और वो 40 हो जाएगा, ये 4 लाख होगा। अब सुनिए ना, ये 5 लाख कहाँ पे लेंगे, 4 लाख कहाँ पे लेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि कैश कॉस्ट बेसिस में अगर वर्किंग कैपिटल आप बना रहे हैं, अगर वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाएंगे तो हम यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट को कितना लेंगे? ओवरहेड की कॉस्ट को सिर्फ ₹4 लाख लेंगे, ₹4 लाख लेंगे। यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट को हम क्या लेंगे? ओवरहेड की कॉस्ट को ₹5 लाख लेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया गया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर लिया गया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पर कैश कॉस्ट बेसिस और टोटल कॉस्ट बेसिस। दूसरी, अब देखिए एक और एग्जाम्पल, सपोज करो कॉस्ट ऑफ सेल ₹55 लाख है, प्रॉफिट 6 लाख है, सेल्स रिवेन्यू 61 लाख। अब बताइए डेटर पीरियड आपके 2 मंथ का दिया हुआ है, डेटर्स पीरियड, डेटर पीरियड 2 मंथ का दिया हुआ है, डेटर्स का जो पीरियड है 2 महीने का दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि डेटर्स कैश कॉस्ट बेसिस पे कैसे निकालेंगे? डेटर्स आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे कैसे निकालेंगे? डेटर्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, डेटर ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, आप समझने की कोशिश करें। कैश कॉस्ट बेसिस में डेटर की कैलकुलेशन किस पे? कैश कॉस्ट बेसिस पे डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालेंगे हम। यहां 55 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 रखेंगे। डेटर्स ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस, टोटल कॉस्ट बेसिस 61 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डेटर्स की कैलकुलेशन कैसे होगा। 55 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। यहाँ पे डेटर की कैलकुलेशन में प्रॉफिट को भी लिया जाता है, 61 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 हो जाएगा। दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। अब आ जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? कंसेप्ट नंबर 1 क्या था? 8, कंसेप्ट नंबर 9।
नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्रेडिटर की कैलकुलेशन, तो क्रेडिटर का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं और क्रेडिट पे जो परचेज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है। तो क्रेडिट पे जो परचेज करते हैं हम, क्रेडिट पे जो परचेज करते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिट पे परचेज किया जाता है, तो परचेज जो करते हैं वही तो क्रेडिट करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज पे हमारे पास क्रेडिटर निकलता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज योर रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है। बाकी जो इंफॉर्मेशन होता है जैसे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड होता है, आउटस्टैंडिंग लेबर होता है, इसकी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। जितने टाइम लेग पे करेंगे जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके अनुसार करते चले जाते हैं। मेरे को लिख देते हैं outstanding labor and outstanding overhead are calculated as per information given in the questions, as per information given in the questions। क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन आपके पास दी रहती है उसके बेसिस पे इस वाली खर्च को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेज या कैश एक्सपेंसेज या एडवांस, ये सब की इंफॉर्मेशन अलग से दी रहती है, उस पर कैलकुलेट की जाती है। तो यह सारी कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल को निकालने का। ठीक है। इसको हर एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे तो सारी कंसेप्ट से कोरिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।